अच्छा बेटे, चैप्टर नंबर 13 है मैन एंड हिज एनवायरमेंट। ये चैप्टर नंबर 13 है। इसमें पहला टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी जो है, इस पे लाइफ डिपेंड कर रही है तमाम जानदारों की। ये बेसिक चीज है किसी भी लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए, अर्थ को चलाने के लिए। एनर्जी को दोस्तों में बांट सकते हैं आप। एक रिन्यूएबल एनर्जी है और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी से मुराद वो एनर्जी की टाइप जो कि कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करते रहें तो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी एनर्जी को कहते हैं रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो तमाम एनर्जी या रिसोर्सेज होती हैं जिनको अगर आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है या रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल करते रहें और कभी ना ख़त्म हो, हमेशा रहने वाली, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर है, एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक, सनलाइट है, विंड है, रेन है, टाइड्स हैं और जियोथर्मल हीट है। कुछ के बारे में बात, सबसे पहले क्या है? एयर। एयर की बात करें अगर हम, तो एयर जो है वो हमें मालूम है मजमुआ है, कलेक्शन है गैसेस का जो पूरी अर्थ को सराउंड किया हुआ है। इसके अलावा जो ड्राई एयर है वो कंटेन करती है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की दूसरी गैसेस होती हैं इसमें। इसके अलावा वाटर वेपर्स वगैरह होते हैं 1%। एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है लाइफ को अर्थ पे बाय एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेंट सोलर रेडिएशन। जो सन से रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, उसको एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, रिड्यूस करता है टेम्परेचर को दिन के वक्त और रात के वक्त, ताकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, जिंदा जानदार रह सके। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह है, ये आपको मालूम है ये एनिमल्स के लिए या प्लांट्स के लिए ज़रूरी गैसेस हैं। वो अपने काम करती हैं, इससे अपने प्रोटीन्स बनाती हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कराते हैं इन गैसेस से, जो कि हवा में मौजूद है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? वाटर है, रिन्यूएबल रिसोर्स या रिन्यूएबल एनर्जी। वाटर मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला। वाटर जो है वो एक कॉमन केमिकल सब्सटेंस है जिसमें तमाम चीजें जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें इसमें डिजोल्व हो सकती हैं। सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तमाम जानदार दुनिया में ऐसे हैं जिनको पानी की जरूरत है, बगैर पानी के कोई जानदार रह नहीं सकता। 70% हर जानदार के सेल में पानी भरा हुआ है। हर चीज के लिए तो पानी चाहिए हमें, वेपर्स की फॉर्म में भी हो या स्टीम वाटर की फॉर्म में हो। अर्थ जो है, अगर हम जमीन की बात करें तो 70% अर्थ पे क्या है? पानी है, 30% लैंड है। जो अर्थ है उसमें ज्यादातर ओशंस हैं और दूसरी वाटर बॉडीज हैं जहां पानी जमा हुआ हुआ है। 1.6% जो पानी है वो जमीन के नीचे है, एक्वीफायर्स की फॉर्म में। और 0.001% जो वाटर है वो एयर में है, वेपर्स की फॉर्म में। 0.001% खाली पानी जो है मतलब ह्यूमिडिटी की फॉर्म में है, हवा में। इसके अलावा क्लाउड्स जो हैं, बादल जो हैं, वो फॉर्म होते हैं जब सॉलिड और लिक्विड वाटर पार्टिकल जो हैं सस्पेंडेड हो हवा में, तब। और फिर उनसे बारिशें होती हैं। जो सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर मतलब वो पानी जिसमें सॉल्ट ज्यादा है, वो 97% है सरफेस पे मौजूद। ग्लेशियर्स के अंदर जो है कितना पानी है तकरीबन, या आइस कैप्स के अंदर, पोलर आइस कैप्स के अंदर 2.4% है। और जो दूसरा लैंड सरफेस वाटर है, जैसे रिवर, लेक्स और इस तरह के जो झरने वगैरह हैं, स्ट्रीम्स वगैरह, उनमें से 0.6% पानी है। तो वो यानी कि बहुत कम पानी है उसमें।
अर्थ का जो वाटर है वो विद इन बायोलॉजिकल बॉडीज के अंदर है, मतलब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी पानी है जमा। जो दूसरा वाटर है वो आइस कैप्स के अंदर, ग्लेशियर्स के अंदर, एक्विफायर्स के अंदर या लेक्स के अंदर जमा हुआ हुआ है फ्रेश वाटर, जो इंसान या जानदार इस्तेमाल करते हैं। तो बेटे पानी की तो बात ये है। इसके बाद नेक्स्ट है लैंड, जमीन। लैंड डिवाइडेड है नंबर ऑफ बायोम्स में। अभी हमने चैप्टर नंबर 12 खत्म किया है। बायोम हमें मालूम है, बायो जियोग्राफिकल रीजन्स को कहते हैं, पार्ट ऑफ अर्थ को कहते हैं, जैसे टुंड्रा, जैसे फॉरेस्ट, जैसे डेजर्ट, जैसे सवाना, जैसे ग्रासलैंड। ये जो बायो जियोग्राफिकली रीजन्स में जब डिवाइड करते हैं आप अर्थ को, उसको बायोम कहते हैं, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं। जमीन की बात करें, ऊंचाई की बात करें या लंबाई की बात करें, सी लेवल के ऊपर की बात करें, तो हर जगह पे अलग अलग तरह के बायोम्स हैं। टेरेस्ट्रियल बायोम मतलब जो जमीन पे पाए जाने वाले बायोम्स जो हैं वो आर्टिक पे भी मौजूद हैं, एंटार्क्टिक सर्कल में भी मौजूद हैं, हाई एल्टीट्यूड पर भी मौजूद हैं। वहां पे एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, हर तरह के जानदार हैं। इक्वेटर के करीब भी हैं अर्थ के, और इक्वेटर से दूर भी हैं अर्थ के। अर्थ प्रोवाइड करती है रिसोर्सेस तमाम लिविंग एनिमल्स को, मतलब लैंड प्रोवाइड करता है रिसोर्सेस तमाम लिविंग एनिमल्स को या ह्यूमंस को, कि वो इससे काम ले सकें। कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी अर्थ में ही जमा है, लैंड पर ही जमा है, जैसे मिनरल फ्यूल वगैरह, जो शॉर्ट टाइम के लिए हैं, जिनको हम इस्तेमाल करे जा रहे हैं और वो एक वक्त आएगा खत्म होंगे। लार्ज डिपॉजिट जो है फॉसिल फ्यूल्स के, वो भी अर्थ से ही हासिल होते हैं, अर्थ की करस से ही हासिल होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह जैसे। ये जो डिपॉजिट्स जो लैंड पर जमा हुए हुए हैं, ये इंसान जो है इससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा जो मिनरल ओर्स बॉडीज हैं अर्थ में, वो भी अर्थ की करस से निकाल रहे हैं। एक प्रोसेस है, उसको कहते हैं ओरिजिनेसिस, उसके जरिए, जिसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जमीन की, वो एरोज हो रही हैं, और अक्सर ऐसा होते हैं जलजले आते हैं फिर। इसके अलावा अर्थ का जो बायोस्फीयर है वो बहुत सारे यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंसानों के लिए तैयार करता है, जिसमें खाना है, लकड़ी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीजन है, और फिर वो रिसाइकल होती रहती हैं चीजें। लैंड बेस्ड इकोसिस्टम जितने भी हैं वो डिपेंड करते हैं मिट्टी पे। जो मिट्टी ऊपर वाली मिट्टी है, जमीन की सतह वाली मिट्टी है, उस पर इतनी ज्यादा जरखेज होगी, वहां फसल उगाई जा सकेगी और जानवरों को खाना दिया जा सकेगा। वहां पानी होगा, फ्रेश वाटर, जिससे भी तमाम जो इंसान है या जानवर है इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ से मुराद ये है बेटे कि जितने जानवर हैं, जो नॉन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। नॉन डोमेस्टिकेटेड का मतलब ये जिनको पाला नहीं जा सकता, या जिनको जो है अपने गार्डन्स में आप उगा नहीं सकते जिन पौधों को, वो डोमेस्टिकेटिंग वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं। डोमेस्टिकेटिंग का मतलब जिनको पाल सकते हैं, ऐसे एनिमल्स और ऐसे पौधे जिनको उगा सकते हैं आप। दोनों चीजें इंसानों के लिए बेनिफिट भी है, हार्मफुल भी है, और ये जब से दुनिया बनी है जब से मौजूद है। ये इकोसिस्टम पे पॉजिटिव भी असरअंदाज होते हैं, नेगेटिव भी असरअंदाज होते हैं। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं दरख्तों की कटाई। जब आप किसी दरख्तों को काटते हैं इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और फॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों का लगाना, दरख्तों के लगाने को कहते हैं, ये जंगलों के लगाने को कहते हैं फॉरेस्टेशन। इसके बाद क्या है, नॉन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वो तमाम रिसोर्सेज जिनको आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि वो खत्म हो जाएंगी, जिसमें जैसे फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल में हम बात करें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोयले की, पेट्रोल की, नेचुरल गैस की, जो मिलियंस ऑफ एयर से जमीन में डिपॉजिट है, जिनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस बेदर्दी से कि अब वो एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगी वो। जैसे कोयले की बात करें तो एक फॉसिल फ्यूल है ये सदियों से एक जियोलॉजिकल प्रोसेस चलता है जमीन पे, जिसमें मरने के बाद जो जानदार होते हैं वो इसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब कोई भी जानदार मर जाता है, जमीन में दफन हो जाता है, तो फिर वो ही कन्वर्ट होता है किसमें, कोल में, और फिर हम उसको उसकी माइनिंग करते हैं, जमीन से निकालते हैं जो माइनर्स होते हैं। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो है वो भी एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, फ्लेमेबल है, उसमें आग लग सकती है, लिक्विड फॉर्म में होता है।
जिसको जमीन में पत्थरों के अंदर ड्रेन करके उससे निकालते हैं हम, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इसी तरह नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस भी जमीन से निकाली जाती है, जैसे मीथेन जो है, ये भी एक फ्यूल के तौर पे काम में आती है। इसके अलावा जो मेजर ऑयल और गैस फील्ड है पाकिस्तान में, वो पोटोहार, बदीन और सुई के मुकाम पर हैं, जो मेजर रिसोर्सेज हैं एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है जो रिलीज होती है बाय फिजन ऑफ, ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स की फिजन से रिलीज होती है। जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स आपको मालूम है, यूरेनियम है, ड्यूट्रियम है, प्रोटोनियम है, ये सारे न्यूक्लियर एलिमेंट हैं। और जब ये टूटते हैं तो ये फिर ये एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी इतनी ज्यादा है कि हम उसको, उससे हम बिजली भी तैयार कर सकते हैं और बाकी के काम भी कर सकते हैं। एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था, उसका नाम था हेनरी बेकोरल। 1896 में इसने जो था वो यूरेनियम से ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करी थी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है, जो रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोनर्जेटिक या एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही है न्यूक्लियर एलिमेंट से, बेटे हार्मफुल भी है, इसके इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स भी हैं। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स है मतलब ये जो रेडिएशन निकलती है इसमें से, जो न्यूक्लियर रेडिएशन है या अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस हैं, ये इंसानों के लिए, किसी भी लिविंग सिस्टम के लिए हार्मफुल हैं। ये डीएनए को डैमेज करती हैं और डीएनए में ऑल्टेशन भी करती हैं। रशिया में चर्नोबाइल एक पावर प्लांट था 80s के दौर में, वो वहां फट गया था, तो उससे वहां लाखों लोगों की जो है ना वो मौत हो गई थी। तो ये एक हार्मफुल प्रोसेस, मतलब इसकी इसके डेंजरस इम्पैक्ट्स भी हैं और यूजफुल भी हैं। तो बड़े केयरफुली इसको, इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो बड़े यहाँ तक की न्यूक्लियर एनर्जी तक की बात करनी थी आज।